गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप देखोगे आरएनए के बारे में, आरएनए क्या, आरएनए वर्ल्ड के बारे में देखते हैं। और भी अदर हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया था, मैसेल्सन और स्टॉल ने किया था। तो इनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड। आरएनए वर्ल्ड को समझने से पहले आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल कौन है, हमारा आरएनए है। लेकिन ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल कौन था? ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए था। अब इंफॉर्मेशन सेंट्रल डोगमा में देखिए आपने, ये हमारा डीएनए है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से बनती है हमारी प्रोटीन। सेंट्रल डोगमा में मैंने यही आपको बताया है, डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनती है। प्रोटीन के फॉर्म में कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, प्रोटीन के फॉर्म में ही हमें चीजें मिलती हैं कि क्या है मैटर, क्या कैरेक्टर है। अब डीएनए को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में वो किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा? आरएनए पे डिपेंड रहना पड़ेगा। भाई विदाउट आरएनए डीएनए कैन नॉट मेक टू प्रोटीन। बिना आरएनए की हेल्प से डीएनए प्रोटीन को नहीं बना सकता। तो हम कह सकते हैं पहला वाला जो जेनेटिक मटेरियल कौन होगा? डीएनए होगा सबसे पहले या आरएनए होगा? तो यहाँ पर बात बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन में है कि सबसे पहले जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो हमारा आरएनए होगा, डीएनए नहीं होगा। आरएनए जो है इसमें केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए होंगे, केमिकल एवोल्यूशन हुए होंगे और उसके बाद बना है हमारा डीएनए। ठीक, तो क्योंकि आरएनए का बिना डीएनए के काम चल सकता है, लेकिन डीएनए का बिना आरएनए के काम नहीं चल सकता, ये बात होती है। तो आप लिख लें यहाँ पर, आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन प्रोसेस, स्प्लिसिंग प्रोसेस ये हमारे आरएनए में ही होती हैं। आरएनए से ही हमारा प्रोटीन बनता है और आरएनए में केमिकल मॉडिफिकेशन होने के बाद ही हमारा क्या बना होगा? डीएनए बना होगा। अब बात आती है डीएनए है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किसने एक्सप्लेन किया है? वाटसन एंड क्रेग ने, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रेग ने इसका मॉडल, जो डबल हेलिक्स मॉडल है, वो आइडेंटिफाई किया था। इसके तुरंत बाद इन्होंने कहा ये हमारा डीएनए है और इन्होंने कहा कि डीएनए अपने आप को डबल कैसे करता है, रेप्लिकेट कैसे करता है कि ये दोनों स्ट्रैंड ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, जिसमें इनके जो बीच में कौन से बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों स्ट्रैंड खुल जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। ठीक, अब इनके बीच में ऐसी पोजीशन बनेगी, ऐसी पोजीशन तो बनेगी। यानी अब यहां पर एक नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होता चला जाता है, इसके साथ ये नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होता चला जाएगा, इसके साथ ये नया स्ट्रैंड सिंथेसिस होता चला जाता है। ये आगे से हमारा ओपन होता चला जाता है और यहाँ पर स्ट्रैंड दोनों अलग होते चले जाते हैं। तो इस तरह एक स्ट्रैंड से डीएनए से दो स्ट्रैंड बन जाते हैं। जो नए स्ट्रैंड बने हैं इसमें एक तो हमारा ओल्ड होता है, ये वाला स्ट्रैंड ओल्ड होगा और ये वाला नया होगा, ये वाला भी नया होगा और ये वाला जो है ये ओल्ड स्ट्रैंड होगा, ओल्ड हेलिक्स होगा। ठीक, अब ये एक नया होता है ये वाला और एक पुराना होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सेमी कंजर्वेटिव नेचर।
सेमी का मतलब आधा, और पुराने वाले को कंजर्व करके रखता है, आधा नया वाला बनता है। तो दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए, बिकॉज जब डीएनए दो स्ट्रैंड में, डीएनए दो स्ट्रैंड में जब बन रहा है, अपने आप को डबल कर रहा है, तो वो सेमी कंजर्वेटिव नेचर के फॉर्म में आता है। यानी कि आधा जो डीएनए है नया वाला, वो पुराने स्ट्रैंड को होल्ड करके रखता है और आधे वाले नए स्ट्रैंड को होल्ड करके रखता है। तो ये हमारा रेप्लिकेशन थी डीएनए। डीएनए की रेप्लिकेशन को, सेमी कंजर्वेटिव नेचर को दो साइंटिस्ट आए जिन्होंने इसे एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। एक्सपेरिमेंटली प्रूफ टू सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। किसने किया था? बाय मैथ्यू मैसेल्सन एंड दूसरा वाला था फ्रैंकलिन स्टोन। मैसेल्सन और स्टोन ने इनका सेमी कंजर्वेटिव नेचर एक्सप्लेन किया था। इन्होंने क्या काम किया? बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम है ई कोलाई, यूस्केरिया कोलाई। ये बैक्टीरिया लिया है। उस बैक्टीरिया को कई जनरेशंस तक अमोनियम क्लोराइड में उन्होंने ग्रो कराया, कई जनरेशंस तक। और क्योंकि हमारे डीएनए में नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, तो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी। और नाइट्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं। नाइट्रोजन है, इसके दो आइसोटोप होते हैं। एक तो हमारा N15 वाला होता है और एक होता है N14 वाला। ये जो है हैवी आइसोटोप है और ये वाला लाइट आइसोटोप है। यानी कि जिसमें N14 पड़ा होगा वो हल्का होगा, वो हल्का नाइट्रोजन है, और जिनमें N15 होगा वो भारी नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले इनको ई कोलाई को कई जनरेशन तक ग्रो कराया है। वो कराया NH3Cl। इसमें NH4 आएगा, सॉरी NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड में कौन से वाले सॉल्यूशन में? हैवी आइसोटोप वाले सॉल्यूशन में इसको कई जनरेशन तक ग्रो करा। और जब कई जनरेशन तक ग्रो हो गया है, तो अब इसमें हमारे इकोलाई में बहुत सारे इकोलाई बनेंगे। एक के बाद 2 हो रहे हैं, 2 के बाद 4 हो रहे हैं, 4 के बाद 8 हो रहे हैं, 8 के बाद 16, फिर 32, 56, 64 हो रहे हैं फिर। तो अब ये जो है इकोलाई जो बनेगा, इसमें जो नाइट्रोजन होगा इसके डीएनए में, वो हैवी आइसोटोप वाला होगा, N14 वाला होगा, क्योंकि हम इस वाले अमोनियम क्लोराइड में उसे ग्रो करा रहे हैं। एक बात क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि यहां पर जो बन रहा है हमारा ई कोलाई, अब वो हैवी आइसोटोप वाला है। ई कोलाई हमारा हैवी आइसोटोप वाला हो गया। अब
E. coli divides after 20 minutes। हर 20 मिनट्स में E. coli डिवाइड कर देता हर 20 मिनट। अब ये कहानी देखोगे आप, E. coli है हमारा, और वो कौन सा है? N15 वाला, N15 वाला E. coli। खाली 15 वाला लिख लो, नाइट्रोजन है, हम ये बताई दिया आपको, ले लिया, यानी हैवी वाला है, ये लिख सकते। इसमें जो पाए जाएंगे दोनों डीएनए के स्ट्रैंड पाए जाएंगे, दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड पाए जाएंगे वो हमारा किसका होगा? एक तो N15 का होगा और ये भी हमारा N15 का होगा, क्योंकि ये डीएनए के स्ट्रैंड दोनों ही हैवी आइसोटोप वाले हैं। ठीक है, ये हमारा E. coli है और इसके दोनों हमारे डीएनए के स्ट्रैंड N15 वाले हैवी हैं। सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में बोतल में इसको डालेंगे, इसकी बोतल में डालेंगे हम। ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें किसका भरा हुआ है? सीजियम क्लोराइड का सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो यहां पर जब E. coli है, ये E. coli को डाला हमने, इसमें पूरे E. coli को डाला और ये हैवी आइसोटोप वाला है, तो E. coli हमारा सबसे नीचे बॉटम पे जाकर बैठ गया, क्योंकि इसमें जो है हैवी आइसोटोप वाले हमारे डीएनए है, हैवी आइसोटोप नाइट्रोजन वाला डीएनए है, तो नीचे बॉटम में जाके बैठ जाता। ठीक, ये जो सॉल्यूशन भरा हुआ है इसका सीजियम क्लोराइड का भरा हुआ। अब इसको बाहर निकाला हमने और 20 मिनट के लिए इसे डिवाइड किया। कौन से वाले सॉल्यूशन में? E. coli को डालेंगे, एक हमारा यहां सॉल्यूशन भरा हुआ है और वो सॉल्यूशन जो है NH4Cl और N14 वाला अमोनियम क्लोराइड लाइट वाले नाइट्रोजन का है, जो कम वजन का नाइट्रोजन है, उस वाले सॉल्यूशन में हमने इस E. coli को डाल दिया। ठीक, अब उस E. coli से क्या बनेंगे? दो हमारे E. coli बनेंगे। 20 मिनट तक डाल के रखा। 20 मिनट के बाद जो E. coli बैक्टीरिया थे, एक बैक्टीरिया ये है E. coli, इसमें हमारा डीएनए पड़ा हुआ है, पहला वाला E. coli था, अब वो किस में बढ़ जाएगा? 20 मिनट बाद 2 में डिवाइड कर देगा। ये हमारे कौन से हैं? ये E. coli है, ये बैक्टीरिया है। पहले एक था, 20 मिनट बाद, ये 20 मिनट के बाद ये 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो गया। इसके अंदर जो डीएनए था वो N15 वाला, N15 वाला ये वाला लिया, और अब इसमें जो डिवाइड हुए हैं इसमें N14 वाले आएंगे, तो हमारी शेप बनेगी इसके हिसाब से। ये वाला जो डीएनए है इससे 2 पार्ट होंगे, ऊपर वाला ऐसे खुलेगा, नीचे वाला ऐसे खुलेगा। ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है ये हमारा कौन सा है? N15 वाला है, क्योंकि N15 वाला ऊपर वाला है। नीचे वाला जो स्ट्रैंड है ये भी हमारा कौन सा है? ये भी हमारा N15 वाला स्ट्रैंड है, नीचे वाला। अब जब हम N14 वाले में से ग्रो करा रहे हैं तो ये वाले जो स्ट्रैंड बनेंगे ये हमारे कौन से वाले होंगे? N14 वाला होगा। ये वाला भी स्ट्रैंड हमारा कौन सा होगा? N14 वाला होगा। अब ये तो हमने थ्योरेटिकली रूप से मान लिया कि ये ऐसे ऐसे होंगे, लेकिन अब हम क्या करेंगे? इस E. coli को, एक को वही सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में हम
ये जो इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है, किसका भरा हुआ है? सीजीएम क्लोराइड का। इसमें भी हमारा सॉल्यूशन सीजीएम क्लोराइड का भरा हुआ है, CaCl। अब थ्योरेटिकली रूप से तो हमने ये मान लिया कि ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इन दोनों बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का, लेकिन प्रैक्टिकली रूप में देखें तो इन बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया को हमने इसमें डाला और ये वाला जो बैक्टीरिया है ये कहां पर रहा? हमारा यहां पर रहा। ये बैक्टीरिया यहां पर रहा। इसका मतलब अगर इसमें दोनों स्ट्रैंड होते इस बैक्टीरिया में, N15 वाले N15 वाले, तो वो कहां पर आता? बॉटम में आता। अगर दोनों स्ट्रैंड N14 वाले रहते तो वो कहां पर जाता? ऊपर जाता। लेकिन एक स्ट्रैंड इसमें N14 वाला है और एक स्ट्रैंड इसमें N15 वाला है, तो ये कहां पर रहे हैं? ये मिडिल पार्ट में रहा, ना तो नीचे ना ही ऊपर। ये कहानी इसकी रही। अब इसको 20 मिनट्स के बाद फिर ग्रो करा रहे हैं, तो इसके दो पार्ट बनेंगे बैक्टीरिया के। 20 मिनट्स के बाद इसको फिर ग्रो कराया, इसके दो पार्ट बनेंगे। अब इसका जो स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है, अब इसका स्ट्रक्चर हमारा कैसा है? देखो ये वाला ही तो है। इसमें एक स्ट्रैंड जो है N14 वाला है, ये वाला स्ट्रैंड N14 वाला है। दोनों को ही मैं ले रहा हूं, आपको दोनों को बता देता हूं। अगर इससे दो बनेंगे, दो बैक्टीरिया बनेंगे, इससे दो स्ट्रैंड बन रहे हैं। ये वाला स्ट्रैंड ऊपर वाला किसका है? N14 का है, तो ये हमारा N14 का रहेगा, N14 का। और ये वाला जो स्ट्रैंड है वो किसका है? हमारा N15 का है, तो ये वाला स्ट्रैंड हमारा N15 का रहेगा। ठीक। अब एक कहानी आ गई, नया स्ट्रैंड हमारा इसमें सिंथेसिस हो रहा है और हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है? N14 का सॉल्यूशन है। तो ये जो नया स्ट्रैंड बनेगा ये हमारा N14 का बनेगा, और इसमें भी जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो किसका बनेगा? हमारा N14 का बनेगा। क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन में हमारा ये बैक्टीरिया ये सीरीज के कॉलोनी ग्रो कर रहा है, वो N14 वाला सॉल्यूशन है। ये तो एक ही इसकी कहानी हुई, सेम इसकी कहानी होगी। इससे दो तरह, ये बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये कैसे डिवाइड करेगा ये देख लेते हैं। ऊपर वाला स्ट्रैंड हमारा किसका है? ये ऊपर वाला स्ट्रैंड है N15 का, ऊपर वाला स्ट्रैंड N15 का है, और नीचे वाला स्ट्रैंड जो है वो N14 का है। तो ये हमारा स्ट्रैंड है। अब देखिए ये कहानी, ये जो दो नए स्ट्रैंड बने हैं, ये दोनों नए स्ट्रैंड किसके हिसाब से बनेंगे? N14 के हिसाब से बनेंगे, क्योंकि जो हम ग्रो करा रहे हैं वो N14 वाले अमोनियम क्लोराइड में ग्रो करा रहे हैं। तो ये वाले हमारे जो स्ट्रैंड बनेंगे N14 के बनेंगे बीच वाले, और ऊपर वाला जो बनेगा N15 का है, और नीचे वाला स्ट्रैंड भी हमारा N14 का है। अब इसको 20 मिनट के बाद इस बैक्टीरिया, इनको दो चार को हमने इस सॉल्यूशन में डाला, सीजीएम। इसमें क्या सॉल्यूशन भरा हुआ है? सीजीएम क्लोराइड भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन में डाला, जब इस सॉल्यूशन में हमने डाला है तो अब देखिए पोजीशन कहां पर आती है हमारे बैक्टीरिया की। कुछ बैक्टीरिया हमारे बीच में रह गए, ये वाला जो है बीच में रह गया, और कुछ बैक्टीरिया हमारे ऊपर आ गए। इसका जो डीएनए है वो ऊपर आएगा। ये जो ऊपर आ रहा है डीएनए, इसमें जो दोनों स्ट्रैंड है N14 वाले और N14 वाले हैं, कौन से वाले हैं? ये वाला स्ट्रैंड एक N14 एक 14 वाला, और ये वाला स्ट्रैंड एक N14 एक 14 वाला। तो इस वाले बैक्टीरिया जो है ये ऊपर आए हैं। क्यों आए हैं? N14 जो है लाइट वेट का है, लाइट वेट का है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये हल्के हैं, और हल्के के फॉर्म में ये ऊपर जाएगा, नीचे नहीं है सबसे वो।
अब ये बीच वाला है, ये बीच वाला कौन सा होगा, ये वाला होगा जिसका एक स्ट्रैंड N14 का और दूसरा स्ट्रैंड हमारा N15 का है, और ये वाला भी जाएगा जो बीच में रहेगा, क्योंकि इसमें एक भारी स्ट्रैंड जुड़ा हुआ और एक हमारा हल्का स्ट्रैंड जुड़ा हुआ है। तो इस तरह जो कंडीशन बनती है वो इस बात को प्रूफ करती है कि डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है कि एक स्ट्रैंड नया होता है और एक स्ट्रैंड पुराना होता है। तो हमारे मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने इस बात को 1958 में इसको प्रूफ किया था एक्सपेरिमेंटली रूप से। आपको समझ में आ गया होगा। पहले बात ये देख लेंगे, पहले वाला जो हमारा स्ट्रैंड था N15 वाला तो ये रहेगा। जैसे ही ये ग्रो कराया तो अब ये नीचे की बजाय ऊपर रहा बीच में, क्योंकि इसमें एक स्ट्रैंड N14 का आ गया और एक स्ट्रैंड N15 का आ गया। सेम हमारी आगे की कहानी चली थी। तो एक तो मेसेल्सन और स्टोन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया हेवी आइसोटोप के फॉर्म में, और एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप के फॉर्म में, क्योंकि फास्फोरस रेडियो एक्टिव होता है, फास्फोरस को लेकर रेडियो एक्टिव आइसोटोप के फॉर्म में जो है टायलर और उसके कॉलेजेस जो हैं उन्होंने भी इसको प्रूफ किया था, वो भी 1958 में प्रूफ किया था। टायलर एंड उसके कॉलेजियस वर्कर्स को वर्कर्स, वो VCF हवा एक प्लांट है, हवा बीन्स है, सेम है, उस पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद भी ये जाना है कि इसका डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, जाना कि कैसे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। देखिए पहली बात तो ये है कि डीएनए का रेप्लिकेशन डीएनए की कहीं से नहीं हो सकता, स्पेशल जगह से ही डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, और जिस जगह से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहेंगे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक, तो ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्लेस वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। ठीक, अब डीएनए जो नॉर्मल है वो इस फॉर्म का मान लीजिए, इस फॉर्म ऐसा है हमारा डीएनए। अब यहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। जब यहां से डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है हमारा, और वहां से डीएनए अलग पार्ट में खोल दिया जाता है। इसके बीच में, इनके बीच में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। हमारे इन दोनों को मिलाने के लिए इनके बीच में कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए हैं, और ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से स्टार्ट हो गया, और यहां से इसके दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को अलग अलग कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, जिससे एक उल्टा वाई जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसका नाम है रेप्लिकेशन फॉर्म। इसको हम क्या कहेंगे, रेप्लिकेशन फॉर्म।
और एक एंजाइम होता है जो डीएनए का रेप्लिकेशन करवाता है, उस एंजाइम का नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज इस एंजाइम का नाम है। यह एंजाइम क्या करवाता है कि न्यूक्लियोटाइड को कंबाइन करता है। यहां पर पहला न्यूक्लियोटाइड बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, उनको कंबाइन कर देगा, तीसरा बनेगा, उसको कंबाइन करेगा। तो ऐसा दूसरा स्ट्रैंड बनता चला जाता है। पहला न्यूक्लियोटाइड कंबाइन कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, चौथा कर दिया, पांचवा, तो ऐसा पूरा स्ट्रैंड हमारा बनता चला जाएगा। न्यूली फॉर्म्ड जो है, न्यूली सिंथेसिस जो डीएनए स्ट्रैंड बनेगा, तो इसका काम है कंबाइन टू न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स को कंबाइन करता है। और ये एंजाइम इतनी स्पीड से वर्क करता है, एक सेकंड में लगभग 2000 बेस पेयर को ये ज्वाइन कर देता है। 2000 इधर और 2000 इधर, बेस पेयर जो भी तो होंगे, एक और एक जब भी तो ये पेयर बनेगा। तो लगभग एक सेकंड में 2000 बेस पेयर को ये जोड़ देता है, इतनी जबरदस्त स्पीड से चलता है। अब एक बात ये आती है कि यहां पर इसको पहले हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं और नए न्यूक्लियोटाइड्स को ला रहे हैं, तो इसके लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो एनर्जी देता कौन है? एक ऐसा वो है जिसका नाम है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। देखिए मैंने आपको बताया था न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, जब नाइट्रोजन बेस और शुगर आपस में मिले हुए हो तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोसाइड। जब नाइट्रोजन बेस शुगर जब फॉस्फेट से मिल जाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ फॉस्फेट के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 हैं। एक यहाँ मिल जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। और 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल बचे, वो 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आते हैं, हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के काम आते हैं। तो ये जो हैं सिंपल ऐसे ही फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कि हमारे एटीपी में प्रेजेंट होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी हमारी एनर्जी करेंसी है, एटीपी एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो सेम ये भी हमारा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो 2 काम ये करता है। पहला काम क्या करेगा? डुअल फंक्शन है इसके। पहला काम क्या करेगा? एक तो न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करेगा, एक फॉस्फेट से यहां से ये ले लेगा तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, तो न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइड करता चला जाएगा। दूसरा काम क्या है? 2 फॉस्फेट बचेंगे, वो 2 फॉस्फेट एनर्जी प्रोवाइड करते चले जाएंगे। तो ये 2 काम करता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब एक और कहानी देखिए भाई। ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम ओनली 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है। और मैंने बताया था ये जो डीएनए की स्ट्रैंड है दोनों एंटी पैरेलल होते हैं, पहले वाली वीडियो में बताया। यानी कि एक का स्ट्रैंड यहाँ पर 5 है तो दूसरे का यहाँ पर 3 होगा, तो दूसरे का यहाँ 5 होगा और यहाँ पर 3 होगा। ठीक, तो ये समझ सकते हैं हम यहाँ पर। ये जो है किसमें काम करता है? 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है। तो ये हमारे 3 to 5 हो गया और ये जो है 3 to ऐसे 5 हो गया। अब 5 to 3 में डायरेक्शन में काम कर रहा है तो यहाँ पर 5 to 3 डायरेक्शन बनाएगा, तो इधर 5 होगा, इधर 3 होगा।
तो ये तो हमारी कंटिन्यूअस सिंथेसिस चलती चली जाएगी। ये कंटिन्यूअस, तो ये जो स्ट्रैंड होगा हमारा 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता चला जाएगा, यहाँ पर कंटिन्यूअस सिंथेसिस चलती चली जाएगी। और इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस यहां पर सिंथेसिस होगी और इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड, इसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहेंगे, पूरा लीड कर रहा है। अब बात आती है क्यों ये मैं यहीं पे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड क्यों बना, क्योंकि दोनों की यहां पर भी जो नया डीएनए बन रहा है ये भी हमारे एंटी पैरेलल होंगे, एक इधर जाएगा तो एक इधर जाएगा, यहां 3 to 5 है तो दूसरा 5 to 3 होगा। अब बात आती है इस वाले की, यहां पर ये 5 to 3 डायरेक्शन में काम करता है। अगर ये 5 to 3 डायरेक्शन में ऐसे काम करेगा तो यहाँ 5 होंगे और ऐसे यहां पर चल जाएंगे तो 3 ऊपर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो पोलैरिटी है वो तो बेकार हो जाएगी। होना क्या चाहिए, एंटी पैरेलल होना चाहिए। तो ये क्या काम करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस वाले स्ट्रैंड पे थोड़ा ये खुलेगा तो ये उल्टा काम करता है, इस तरफ काम करेगा, यहां से यहां काम करेगा, यानी कि 5 to 3 डायरेक्शन में काम करेगा। 5 to 3 डायरेक्शन में काम कर रहा है, 5 to 3 डायरेक्शन में। अब यहां पर दोनों की एंटी पैरेलल पोजीशन बन सकती है। फिर ये और थोड़ा खुलेगा, यहां पर फिर ये बनेगा, ये भी हमारा क्या बनेगा, 5 to 3 डायरेक्शन में बनेगा। और ये हमारे स्ट्रैंड बनते चले जाएंगे, छोटे छोटे स्ट्रैंड बनते चले जाते हैं। इनको हम नाम देते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स इनको हम नाम देते हैं। ठीक, अब एक कहानी और आती है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हो गए। अब ये तो सीधा चलता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ छोटे छोटे टुकड़े से हो जाएंगे और ये जो फिर इन टुकड़ों को एक एंजाइम आता है जो जितने सारे टुकड़े बनते हैं उनको सबको जोड़ देता है। उस एंजाइम का क्या नाम है, डीएनए लाइगेज एंजाइम। यहां पर डीएनए लाइगेज जो है इनको डीएनए लाइगेज जॉइन टू ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, डीएनए लाइगेज जॉइन टू ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, डीएनए लाइगेज जोड़ देगा इनको तो ये सारे फिर ऐसे जुड़ जाते हैं, पूरा ये स्ट्रैंड ऐसे बन जाता है। और इस स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड। जो नया इस साइड जो बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड होगा ये हमारा। ठीक, अब ये देखिए आप, इधर लीडिंग स्ट्रैंड बना, इधर लैगिंग स्ट्रैंड बना है। और ये हमारे मैंने बताया था डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है, वो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा और ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क चौड़ी होती चली जाएगी और ये हमारा एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आगे बढ़ता चला जाएगा। एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सारे ये पहले पूरा डीएनए मॉलिक्यूल जो जितना बड़ा है, जितनी लेंथ वाला, वो पूरा खुल क्यों नहीं जाता, पूरा दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाए जब उसके साथ आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों नहीं होता? या फिर ये खुलता चला जाता और ये नई सिंथेसिस होती चली जाती है, ऐसे होता है। देखिए पूरा स्ट्रैंड एक साथ इसलिए नहीं खुल सकता क्योंकि पूरे स्ट्रैंड को, डीएनए के पूरे मॉलिक्यूल को खोलने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एनर्जी चाहिए, पहली बात, इसलिए नहीं खुल सकता। दूसरी वाली बात है कि आप खोल भी दो तो वो दोनों दोबारा अटैच हो जाते हैं। तो इसलिए यहां पर हमारा जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये आगे इनको सिंथेसिस करता चला जाता है और एनर्जी जो है उसको खोलती आगे चलती चली जाएगी और नया स्ट्रैंड यहां पर बनता चला जाएगा। तो दो तरह के स्ट्रैंड बनते हैं न्यूली फॉर्म्ड जो होते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड। और जो यहाँ पर फ्रेगमेंट जो बन रहे थे
उन फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जो डीएनए लाइगेज एंजाइम की हेल्प से ये जॉइन कर दिए जाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक, अब इसकी स्पीड मैंने आपको बताई दी है, 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर इसकी स्पीड है। 1 सेकंड में 2000 बेस पेयर ये रेप्लिकेशन करता है। और दूसरी वाली बात क्या है इसकी, कि ये जो है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 सेकंड में 2000 तो कर रहा है, लेकिन हाई एक्यूरेसी के साथ करेगा। अगर किसी भी यहां पर नाइट्रोजन बेस में ए की जगह टी आ गया या जी की जगह सी आ गया तो क्या हो जाएगा? म्यूटेशन हो जाएगा और चीजें गड़बड़ा सकती हैं। तो हाई स्पीड है लेकिन बेस्ट एक्यूरेसी के साथ, यहां पर चेंज नहीं हो सकती। और डीएनए रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे यूकैरियोट्स में वो एस फेज में होती है, बोले तो सिंथेसिस फेज में होती है। 11th क्लास में आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा। सेल डिवीजन में एक एस फेज आती है, जब सेल डिवाइड करती है तो एस फेज आती है। एस फेज का मतलब होता है सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक, यानी कि डीएनए का अमाउंट डबल होता है सिंथेसिस फेज में। और यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहा हूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल में एस फेज नहीं होती, वहां पे नॉर्मली ही सिंथेसिस होता है। तो ये देखिए आप, ये हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन था जिसमें एक स्ट्रैंड से डीएनए के 2 स्ट्रैंड बन रहे थे। नया वाला डीएनए जो बनता है उसमें एक स्ट्रैंड ये वाला पुराना होता है और ये वाला स्ट्रैंड नया होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया है? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए।